हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे संस्कृत को लेकर के। ठीक है बच्चों, तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। कुछ ना समझ में आए तो जरूर पूछिएगा। ये पूरा लेक्चर आपका BMS2 AIPGT पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन ऑफ संस्कृत देख लेते हैं कि संस्कृत का डिफिनेशन क्या होगा। तो सम धातु, ये जो है आपका क्या है, सम धातु, क्रिया उपसर्ग और कत प्रत्यय। यहाँ पर तीन टर्म आपको मिल रहा है। ठीक है, इन तीनों टर्म का मतलब मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, और तीनों टर्म के मतलब को समझाऊंगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे। यहाँ पर ये जो सम हो गया, सम धातु, ठीक है, क्रिया उपसर्ग और कता जो है ये क्या है, क्रिया उपसर्ग है। ठीक है बच्चों, और कता जो है आपका क्या है, प्रत्यय है। ठीक है, कता प्रत्यय है, मतलब कता में से ता आएगा, क्री में से क्री आएगा, और सम मतलब सम। तो सम कृत, यानी कि जिसमें समता हो उसको हम लोग संस्कृत बोलते हैं। ठीक है, समझ गए बच्चों। यहाँ पर सुट का आगम हुआ है, सुट वर्ड जो है उसका आगम यहाँ पर हुआ है। ठीक है बच्चों, संस्कृत शब्द का अर्थ क्या होता है, शुद्ध होता है, प्योरिटी होता है। ठीक है, शुद्धता होती है। ठीक है, परिष्कृत होती है, परिमार्जित होती है, या परिनिष्ठित, परिमार्जित और परिष्कृत। ये जो है आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन से यहाँ से पूछा जाएगा तो क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संस्कृत का समानार्थी वर्ड बताइए। अगर हिंदी में पूछा जाएगा तो, इंग्लिश में आपसे पूछा जाएगा तो साइनोनिम्स ऑफ संस्कृत पूछा गया है, इसीलिए हमें यहाँ पर बताने की जरूरत पड़ रही है। तो संस्कृत का जो अर्थ है शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित और परिनिष्ठित। अर्थात संस्कृत भाषा का जो मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, वो आपका क्या होता है, शुद्ध या परिमार्जित भाषा। ठीक है, व्याकरण आपका एग्जाम में नहीं पूछा गया है। ठीक है, फिर भी आपको ये श्लोक अगर याद करने का मन हो तो कर सकते हो। व्याक्रियन्ते, व्याक्रियन्ते, व्याकरण किसको बोलते हैं, व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते अनेन इति व्याकरण। व्याकरण किसके बोलते हैं, जिसके माध्यम से, जिस शब्द के माध्यम से या जिस चीज के माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति होती है, मतलब कोई भी शब्द है उसकी व्युत्पत्ति को बताई जाती है ना, या जो व्युत्पत्ति यानी उत्पत्ति को बताई जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्याकरण बोलते हैं। अब जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा क्या, ये कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज व्याकरण। व्याकरण को और किस नाम से हम जानते हैं, तो आपको याद रखना होगा पद शास्त्र और शब्द शास्त्र। ठीक है, पद शास्त्र और शब्द शास्त्र। अब शब्द शास्त्र क्यों बोलते हैं, क्योंकि व्याकरण में शब्दों का संग्रह होता है कि नहीं होता है। हमने डिफिनेशन में ही देखा कि शब्दों की व्युत्पत्ति, यानी शब्दों की उत्पत्ति, यानी उत्पन्न, जो व्युत्पत्ति मतलब उत्पन्न जो होता है उससे बनता है। अब शब्दों का संग्रह होगा ना, उसी को तो हम व्याकरण बोलते हैं। व्याकरण, करण मतलब फॉर्मेशन, व्या मतलब वर्ड, शब्दों का फॉर्मेशन। ठीक है, या शब्दों की व्युत्पत्ति। व्याकरण को ही तोड़िए अलग अलग तो व्याकरण मतलब शब्दों की उत्पत्ति होती है, व्युत्पत्ति होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर शब्द शास्त्र या पद शास्त्र भी बोलते हैं। अब शब्द शास्त्र क्यों बोले, क्योंकि इसमें शब्दों का संग्रह होता है, इसीलिए हम शब्द शास्त्र बोलते हैं। अब पद शास्त्र क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो अष्टाध्याय लिखा था आचार्य पाणिनि जी ने, तो उसने क्या किया था, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया था अष्टाध्याय को। एक अध्याय में पद होते हैं और पदों का संग्रह होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पद शास्त्र बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एआईपीजीटी लेवल का क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। ठीक है, आप एआईपीजीटी का एग्जाम दो या एमओ का एग्जाम दो, इन दोनों में से कोई भी एग्जाम आप दो तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा कि स्टेट लेवल की मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन दो, वहां पर आपको बहुत काम आने वाला है। त्रिमुनि मतलब तीन मुनि किसको बोलते हैं, शास्त्र को, जो व्याकरण शास्त्र है उसकी में तीन मुनि किसको किसको बोलते हैं, तो आपको याद रखना है कोड PKP। क्या याद रखना है बच्चों, PKP, पाणिनि, कात्यायनी और पतंजलि, ये तीनों आपको याद रखना है। अष्टाध्याय की बात करते हैं। ठीक है, व्याकरण की जो अध्याय है, व्याकरण में जो व्याकरण शास्त्र का जो सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अष्टाध्याय बोलते हैं। व्याकरण शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो आपका है वो आपका है अष्टाध्याय। कौन सा ग्रंथ है बच्चों, अष्टाध्याय ग्रंथ जो है वो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसकी रचना किसने किया, आचार्य पाणिनि जी ने किया है। बीएचयू की जब एग्जाम अलग होती थी 2008 में, ये पूछा गया है कि अष्टाध्याय की रचना किसने की है, पाणिनि जी ने की है। और जो आपका अभी जो नया ट्रेंड आया है कि 20 MCQ क्वेश्चंस आएंगे
20 एमसीक्यू क्वेश्चन में से ये सब क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है बच्चों। अब अष्टाध्याय, अष्टा मतलब अष्ट अध्याय, अष्टाध्याय को अगर तोड़िएगा तो दो पार्ट में टूटेगा। कौन कौन में टूटेगा, यहाँ पर लिखते हैं अपना अष्ट प्लस अध्याय। और अष्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, आप सबको पता होगा अष्ट का मतलब क्या होता है। अष्ट का मतलब होता है 8, यानी कि इसमें क्या होगा, अष्टाध्याय में कितने अध्याय होंगे बच्चों, 8 अध्याय होंगे। और प्रत्येक अध्याय में कितने पाद दिए गए हैं, 4 4। तो कितने टोटल पाद हो गया, 32 पाद हो गया। तो ये भी एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है बच्चों, हर चीजों को एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। अध्याय कितने हो गए, 8, और पाद कितने हो गए, 4 4, यानी 32 पाद हो गए। अब ये क्वेश्चंस भी आपका पूछा गया है सूत्र में। जब एनआईए और आईटीआरए का कंबाइंड एग्जाम होती थी तो उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वो जो अष्टाध्याय है उसमें से कितने टोटल सूत्र हैं। तो कितने सूत्र है बच्चों, तो 3978 सूत्र है। कितने टोटल सूत्र है बच्चों, 3978 सूत्र हैं। और अगर लगभग अप्रोक्सीमेट में अगर आपसे पूछा जाए तो 4000 सूत्र आप टिक कर सकते हो। लेकिन अगर मस्ट एक्यूरेट आपसे पूछा जाए तो आपको करना है 3978 सूत्र आपको बताना है। अब ये जो सूत्र की रचना किया किसने किया, आचार्य पाणिनि जी ने किया। तो आचार्य पाणिनि जी का एक और नाम भी है, क्या नाम है, सूत्रकार। ठीक है, ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि जो पाणिनि जी को क्या और दूसरा नाम क्या दिया गया, तो सूत्रकार नाम दिया गया है। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि जो आपको ये कोई नहीं बताएगा, अष्टाध्याय का जो सबसे प्रथम सूत्र है उसका क्या बोलते हैं, विड़धीर आदौच। इसका जो फर्स्ट अध्याय का प्रथम पाद का प्रथम अध्याय का प्रथम पाद का प्रथम जो सूत्र है वो क्या है, विड़धीर आदौच। ये आपको याद रखना होगा, विड़धीर आदौच। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपका जो है आईपीजीटी में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, आपका 16 में शायद आपका क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, 2016 में जो आपको क्वेश्चंस की जो सीट मिलेगी, एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीट मिलेगी, उसमें ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि आपकी आईपीजीटी एग्जाम में बैठो चाहे बीएमएस फर्स्ट ईयर के एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए 30 मिनट्स टाइम दिया जाता है 20 एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। तो जो आपको याद आया उधर ठोक के आओ, ऐसा कंसेप्ट होता है। ठीक है बच्चों, अब अंतिम सूत्र क्या है, अ और अ है। 8वां अध्याय चौथा श्लोक 67वां, जो 8वां अध्याय चौथा पाद और 67वां श्लोक है अ और अ। ये आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है और कंसिस्टेंटली चांस है कि आपके पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद महर्षि कात्यायन या वररुचि ने अष्टाध्याय के सूत्रों को किसमें कन्वर्ट किया, वर्ती में कन्वर्ट किया। और वर्ती का मतलब क्या होता है, जो स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है, छोटे छोटे पार्ट्स होता है, उसको बोलते हैं वर्ती। ठीक है, तो किसमें कन्वर्ट किया इसने, अष्टाध्याय वररुचि और किसने, कात्यायन जी ने और वररुचि जी ने। किसने, कात्यायन और वररुचि जी ने क्या किया, अष्टाध्याय सूत्र पर क्या लिखा, वर्तिका लिखा। क्या लिखा, वर्तिका लिखा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वर्तिका कार कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, वर्तिका कार कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब महर्षि पतंजलि ने अष्टाध्याय के 4000 सूत्रों को क्या किया, उन्होंने सूत्रों पर एक वाग विस्तृत भाष्य लिखा। वाग विस्तृत भाष्य, ये टर्म आपका पूछा गया है कि वाग विस्तृत जो 4000 सूत्र है, पाणिनि जी के जो 4000 सूत्र है, उस पे जो वाग विस्तृत भाष्य किसने लिखा, तो आचार्य पतंजलि जी ने लिखा, इसीलिए जिसे महाभाष्य कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पतंजलि जी ने जो वाग विस्तृत भाष्य लिखा 4000 सूत्रों पर, उसका नाम क्या रखा गया, तो महाभाष्य नाम रखा गया। ठीक है, इसीलिए जो व्याकरण शास्त्र में भाष्यकार के रूप में किसको जानते हैं हम लोग, आचार्य पतंजलि जी को हम लोग भाष्यकार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, भाष्यकार के नाम से जानते हैं। तो तीन जो आपके जो महर्षि थे, उन 3 महर्षियों में पाणिनि जी को क्या नाम दिया गया, सूत्रकार। उसके बाद कात्यायनी जी को क्या नाम दिया गया, वृत्तिकार। और जो आपके पतंजलि जी थे उनको क्या नाम दिया गया, महाभाष्यकार या भाष्यकार नाम दिया गया। ठीक है, और उन्होंने जो वर्ती लिखी, जो आपको जो भाष्य लिखा, उसका क्या नाम रखा गया, 4000 सूत्रों के जो भाष्य लिखा उसको हम क्या नाम दिए, महाभाष्य दिए। तो ये सब क्वेश्चंस आपके टू द पॉइंट आपके बीएमएस फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन में और एआईपीजीटी एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, कोई नहीं बताएगा बच्चों। अच्छे से समझिए और अच्छे से सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चों, महाभाष्य में कुल कितने आहिक है, ये इंपॉर्टेंट है, 84 आहिक है। इट्स द आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ बीएचयू। ठीक है, इसमें भी पूछा गया है। और एमपीपीएसएस की जब एग्जाम होती है मेडिकल ऑफिसर की, तो वहां पर भी पूछा गया है। तो जो मध्य प्रदेश के बच्चे हैं वो भी इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें।
ठीक है, तो टोटल कितने हैं 84 आहिक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, कितने आहिक हैं तो 84 आहिक टोटल है। उसके बाद भट्टोजी दीक्षित नाम के एक आचार्य वैद्य महर्षि आए। कौन है? भट्टोजी दीक्षित ने एक वृत्ति लिखी है, ठीक है। किसने लिखा है? भट्टोजी दीक्षित ने सूत्रों पर वृत्ति लिखी है, इसीलिए उन्हें वृत्तिकार के नाम से जानते हैं। भट्टोजी दीक्षित ने क्या लिखा है? वृत्ति लिखा है, इसीलिए इनको हम वृत्तिकार के नाम से जानते हैं, ठीक है। सिद्धांत कौमुदी इनकी प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। सिद्धांत कौमुदी जो है वो किस इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना क्या है? भट्टोजी दीक्षित का है। उसके बाद वरदराज जी ने, एक यहाँ पर लिख देना, टर्म ऐड कर लेना आप लोग, ठीक है। वरदराज जी ने क्या किया है? ये जो पूरी जो सिद्धांत कौमुदी थी उसको लघु फॉर्म में लिखा है। जो लघु फॉर्म में लिखा किसने? वरदराज जी ने। तो इसको क्या लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना किसने की है? सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी है, उसकी रचना किसने किया बच्चों? तो वरदराज जी ने किया है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस हो गया। यहां से आपके क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वर्ण विचार, वर्ण अथवा अक्षर, ठीक है। हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, जैसे अ, क, न, ट, कुछ भी चीज का हम उच्चारण करते हैं अपने ध्वनियों से, ठीक है। हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं, ठीक है। जिन ध्वनियों का हम अपने मुख से उच्चारण करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? वर्ण बोलते हैं या अक्षर बोलते हैं, ठीक है। वैसे भी जिसका जो क्षरण नहीं हो, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। यूपी वाले जो बच्चे हैं जो फर्स्ट का एग्जाम दिए हैं, फर्स्ट ईयर का, उनको याद होगा, न क्षरति इति अक्षर, जिसमें क्षरण नहीं हो उसको हम अक्षर बोलते हैं। जैसे आपको एक लेटर लिखता हूं, ये अ है, तो अ का तोड़ करके कुछ कर सकते हैं क्या? उसका क्षरण हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन अगर यहाँ पर अ और ब लिखा हुआ है तो ये शब्द हो गया, तो इसको तोड़िएगा तो अ और ब हो जाएगा। तो अक्षर या वर्ण जिसका क्षरण ना हो उसको हम क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। एग्जाम में ये लाइन लिखोगे आपके मार्क्स अपने आप बढ़ जाएगा। न क्षरति इति अक्षर, जिसका क्षरण नहीं हो उसको हम लोग अक्षर बोलते हैं। ऐसा अक्षर शब्द का व्युत्पत्ति अभिलक क्या है? व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है, ठीक है। क्षरण या विनाश ना हो उसको हम क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं, ठीक है बच्चों। ये नोट्स आपको हमारा जो लिंक है एप्लीकेशन का, वहां पर ये पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इस नोट्स को डाउनलोड कर लेना, ठीक है बच्चों। अब देखिए वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन, ठीक है बच्चों। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, स्वर की बात करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है स्वर में। स्वर में जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन अच स्वर? इट्स द आस्किंग क्वेश्चन ऑफ एआईपीजीटी। आपके जो पीजी लेवल के एग्जामिनेशन है एआईपीजीटी, उसमें भी पूछा गया है कि अच स्वर में हम किसको किसको इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा बच्चों, तो जरा ध्यान रखिएगा अच्छे से। जो स्वर है, अच स्वर है, इसका तो डिफिनेशन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्वर क्या है? तो 2 मार्क्स और 5 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो स्वर क्या होता है? स्वयं राजन्ते इति स्वर, जिसका राजा कौन हो? खुद हो, जो खुद में राजा हो उसको हम क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। स्वयं राजन्ते इति स्वर, मतलब जो खुद में स्वयं जो है राजा हो उसको हम क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। जैसा इसका मतलब, राजा का मतलब क्या हो गया? जो खुद की उच्चारण करने के लिए दूसरे की सहायता नहीं लेता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। यह समझ लिए, स्वर वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अ के उच्चारण में किसी अन्य स्वर या व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए अ आपका स्वर है। इस प्रकार अ, ई, उ, रु, लुरु, ए, आई, ओ, औ, ये सभी आपका क्या है? स्वर है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन है। अब जो अच स्वर के अंदर में क्या आता है? तो अच स्वर में आप समझ सकते हैं। अब आपको महेश्वर सूत्र तो अभी मैंने बताया नहीं, आगे बताऊंगा। अयुना, रुलुका, ए, ठीक है, एओचा और एओंगा, ठीक है। एओंगा, एओचा, अयुना, रुलक, एओंगा, एओचा, ठीक है। तो आपका, ठीक है, बताता हूं मैं आपको, ठीक है। ये जो अइना, रुलक, एओंगा, एओचा होता है, ठीक है। तो
अयूना जो आपका प्रत्याहार बनाने का विधि होता है, अयूना, ठीक है। उसके बाद आपका आता है रू ल क, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एयोंगा और ये ऊंचा, ठीक है। तो अयूना में क्या हो गया, अ ई। अब देखिए अच प्रत्याहार में क्या होता है, आपको समझा देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। अच प्रत्याहार या अच स्वर में क्या होता है, पहला लेटर जो है वो महेश्वर सूत्र के पहले से शुरू होगा। तो पहला लेटर अ है तो अ शुरू हो गया, अ ई उ, और लास्ट वाला लेटर को लोप करना है, अंत से लोप, मतलब अंत वाले को क्या करते हैं, लोप कर देते हैं। उसके बाद रू और ये ल क, ये लेना नहीं है क्योंकि स्वर नहीं है। यो अंग, यो ए ओ और आई ओ, ये आपका हो गया। तो ये सारे शब्द आपका क्या हो गया, अच स्वर में आ गया। अच्छे से डिटेल में हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। स्वरों की संख्या की बात करें तो संस्कृत व्याकरण शास्त्र में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है, 9 मानी गई है। ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे अ ई उ रू लू ए आई ओ, ये सभी स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत परिणत किए गए हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अच भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसको हम क्या कहते हैं, अच कहते हैं, ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मूल स्वर की बात करें जिससे उसकी उत्पत्ति हो, जिससे सबकी उत्पत्ति हो सके, उसको हम लोग मूल स्वर बोलते हैं। जो दूसरे को उत्पादित कर सके, उसका उत्पन्न कोई और ना करे, उसको हम लोग मूल स्वर बोलते हैं। जिसमें कहा कितने हैं, 5 है। तो ये भी आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया कि मूल स्वर कौन कौन है। तो टोटल 5 आपके मूल स्वर हैं, अ ई उ रू लू ए, ये 5 मूल स्वर कहे जाते हैं। टोटल कितने मूल स्वर है, 5 मूल स्वर हैं। संयुक्त स्वर क्या है, दो स्वर के मिलने से जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर बोलते हैं। जिसमें आपका ए ओ आई ओ, ये 4 जो है संयुक्त जो स्वर है या मिश्र स्वर है। आपको ध्यान रखना है, तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि संयुक्त स्वर की नंबर बताइए, मूल स्वर की नंबर बताइए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में घूमना चाहिए। अब यहाँ पर देख लीजिए संयुक्त स्वर को कैसे समझाया गया है। अ को ई के साथ जोड़ेंगे तो ए बनेगा, सॉरी, अ को अगर ई के साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। एक मिनट, अ को अगर देख लीजिए यहाँ पर, अ को ई के साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, अ को अगर हम अपन ई से जोड़ते तो ए बनता है, क्या बनता है बच्चों, ए बनता है। और उसके बाद अ को ऊ के साथ जोड़ते हैं तो क्या बनता है, अ के साथ अगर ऊ को जोड़ते हैं तो आपका क्या बनेगा, ओ बनेगा, ठीक है बच्चों। उसके अलावा अ को ए के साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, ए बनेगा, ठीक है। और अ को ओ के साथ तो औ बनेगा, ठीक है। अ को अगर ए के साथ जोड़ेंगे तो आपका ए बन जाता है, इस तरह का, ठीक है। ये आपको संधि के समय काम आएगा, ठीक है। उसके बाद स्वर का उच्चारण काल, ये भी आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वर के उच्चारण काल में आपका क्या होता है, उकालो अज्व, उकालो अज्व स्व दीर्घ प्लुत, मतलब कालो का मतलब होता है उच्चारण, उच्चारण करने में उ कालो, काल मतलब समय, किसी के उच्चारण करने में कितना, उ कालो, अगर तोड़िएगा इसको तो उ अलग हो जाएगा, कालो मतलब काल, अज स्व दीर्घ प्लुत, मतलब उ मतलब किसी के उच्चारण में, उ मतलब उच्चारण में, काल मतलब समय, कितना काल लगता है, हस्व दीर्घ स्व दीर्घ प्लुत, मतलब स्व दीर्घ प्लुत, ये सूत्र है पहला। ये सूत्र भी आपका पूछा गया एमसीक्यू में, एआईपीजीटी का पूछा हुआ क्वेश्चन से, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये पूछा गया है कि कितना नंबर का सूत्र है, उकालो अज्वा स्व दीर्घ प्लुत, ये सूत्र कितने नंबर का है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो आपको एआईपीजीटी लेवल की थिंकिंग लेके चलनी है, ठीक है। उकालो, उकालो मतलब उच्चारण करने में कितने काल का समय लगता है, तो उ कालो अश्व दीर्घ प्लुत, ठीक है। अश्व मतलब होता है एक मात्रिक, जिसके उच्चारण में समय लगता है उसको एक मात्रिक बोलते हैं। द्विमात्रिक मतलब जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय मिलता है। और त्रिमात्रिक मतलब स्वर मतलब जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है या 2 से अधिक मात्रा का समय लगता है। तो एक मात्रिक समय लगता है उसको क्या बोलते हैं, हस्व बोलते हैं। द्विमात्रिक वाले को क्या बोलते हैं, दीर्घा बोलते हैं। और त्रिमात्रिक वाले को प्लुता बोलते हैं, ठीक है बच्चों। स्वर के भेद मुख्यतः 3 भेद है, हस्व दीर्घा प्लुता, ठीक है। यही आपका बताया गया, जिनके जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, कितना समय लगता है बच्चों, एक मात्रा का समय लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, हस्व स्वर बोलते हैं। आ ई उ रू लू, ये सभी क्या है, हस्व स्वर है।
जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसको क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर बोलते हैं। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल आपको इस तरह से याद तो रखनी पड़ेगी बच्चों, आ ई उ रू ए आई ओ औ ये हो गया। प्लुता स्वर, जिन स्वर के उच्चारण में 2 या 2 से अधिक मात्रा का समय लगता है उसको हम लोग प्लुता बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई भी शास्त्रोक्त में पहचान करते हैं ना, जैसे ओम, तो उसमें टाइमिंग लंबा खींचते हैं तो उसमें 3 वर्ड लिखा रहता है ओम, ठीक है। यह स्वर त्रिमात्रिक है जिसका प्रयोग प्राय वेदों में होता है, जहां पर वो प्लुत स्वर है, वो जो उसमें यूज होता है वो प्लुत स्वर है। तो यहाँ पर आपसे भाइवा भी अभी आपका होता है, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड भाइवा होती है कॉलेज में, यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि वो जो है आपका कैसा स्वर है, प्लुत स्वर है। अब आपके जो वर्णों के उच्चारण काल के लिए एक श्लोक जो इंपॉर्टेंट जो आपका एग्जाम में पूछा ही जाता है, यहाँ पर आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में जो आपके जो क्वेश्चंस है 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, वहां पर भी ये क्वेश्चंस आपके कई बार कंसिस्टेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है। कि जो वर्णों का उच्चारण काल बताइए, तो वर्णों का उच्चारण काल के लिए ये श्लोक आप याद कर सकते हो, ये श्लोक आपके पूछे भी जा सकते हैं। एक मात्रो भवेत हस्वो दुई मात्रो दीर्घ उच्यते, एक मात्रो भवेत हस्यते, मतलब कि हर्षवते, हर्षव जो मात्रा होता है, हर्षव के उच्चारण के लिए 1 मात्रा का समय लगता है। द्वि मात्रो दीर्घ उच्यते, 2 मात्रा का समय लगता है किसमें, दीर्घ में। और त्रिमात्र अस्तु पुलुतो, पुलुत के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। गेयो व्यंजनम च अर्धमात्रिकम, व्यंजन के उच्चारण में कितना, अर्धमात्रिक का समय लगता है। इट्स द आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ एआईपीजीटी, और ये आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं, पूछे जाए। अब देखिए, हस्व का उच्चारण के लिए 1 मात्रा, दीर्घ के उच्चारण के लिए 2 मात्रा, प्लुत के उच्चारण के लिए 3 मात्रा का समय लगता है, ठीक है बच्चों। एक मात्रिक स्वर की बात करते हैं, अ यू रू ल का हस्व स्वर हो गया। द्विमात्रिक के लिए ये आपका हो गया आ ई उ रू ए आई ओ, ये हो गया दीर्घ। और त्रिमात्रिक के लिए हो गया आग में 3 जो पीछे सब में लगा हुआ है, ये त्रिमात्रिक है। और प्लुता स्वर जो आपका हो गया जिसमें अर्धमात्रिक आता है, इसमें आपका सब एग्जाम्पल में व्यंजन हो जाएगा। और टोटल व्यंजन कितना है, 33 है, जो हम लोग आगे देखने वाले हैं। अर्धमात्रिक वर्ण में सभी व्यंजन वर्ण हो गया। और मात्रा काल क्या होता है बच्चों, पलक झपकने, ये जो पलक है इसके झपकने में, जैसे एक पलक के झपकने में जो जितना समय लगता है उसको हम लोग मात्रा काल बोलते हैं, ठीक है बच्चों। ये नोट्स आपकी लिंक में दे दूंगा, वहां से नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद आपको बात करते हैं व्यंजन, व्यंजन की बात करते थे, हल वर्ण, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, ठीक है। हल वर्ण, ठीक है, स्वर और व्यंजन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, चीजों को समझ के रखना है, ठीक है। व्यंजन हल वर्ण, व्यंजन क्या होते हैं, अन्न वर्ग भवति व्यंजनम, क्या होता है, अन्न वग भवति व्यंजनम, मतलब व्यंजन के जो अन्न वग, मतलब जिसके उच्चारण में स्वतंत्र रूप से न बोला जाए, ठीक है। व्यंजन वे वर्ण है जो स्वतंत्र रूप से न बोले जा सके, अर्थात जिनका उच्चारण करने के लिए क्या होता है, दूसरे की सहयोग की जरूरत होती है। उच्चारण स्वर की सहायता से हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। क, जैसे क, तो क, आ पीछे छुपा हुआ है तो ये क हो गया। ख, तो ख के पीछे आ छुटा हुआ है, ग, तो ग आदि, ये सब आपका हो गया व्यंजन हो गया। व्याकरण में शुद्ध व्यंजन वर्ण होंगे, ठीक है। व्याकरण में जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होंगे ना, उसमें हलंत के साथ या ही लिखा जाता है, जैसे क, च, ट, त, प आदि, ये सबको क्या होता है, जो व्यंजन आपको कोई भी व्याकरण में आप संधि भी पढ़ोगे, चाहे कुछ भी करोगे ना, तो उसमें सब में आपको हलंत के साथ लिखा ही जाता है, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, अर्धमात्रिक कहा जाता है। अब आप सोच सकते हो कि अर्धमात्रिक क्यों बोला जाता है। व्यंजन को आपसे भाइवा में पूछा जा सकता है, कि जो आपके प्रोफेसर आएंगे वो पूछेंगे कि अच्छा बच्चों ये बताओ कि ये जो व्यंजन वर्ण है इसको अर्धमात्रिक क्यों बोलते हैं। तो इसका एक रीजन तो है कि इसमें आधा मात्रा का समय लगता है बोलने में। दूसरा, क्योंकि इसके जो व्यंजन होता है इसमें ख भी पूरा नहीं लिखा जाता है, च जो है हलंत के साथ लिखा जाता है, ठीक है। और दूसरी चीजें हैं, क्योंकि व्यंजनम च अर्धमात्रिकम, व्यंजन के उच्चारण में आपको आधा मात्रा का समय लगता है। तो आपको जवाब में आपको ये भी देना है, और दूसरा व्यंजन को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। सभी व्यंजन वर्ण हल प्रत्याहार में समाहित होते हैं, ये भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस है, जो एआईपीजीटी में अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन जब अच प्रत्याहार पूछ सकता है तो हल भी पूछ सकता है, कि जितने भी व्यंजन वर्ण हैं वो किस प्रत्याहार में समाहित होते हैं, तो हल प्रत्याहार में समाहित होते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यंजन को हल भी कहते हैं, क्यों, कुल व्यंजन वर्ण 33 माने गए हैं, जो कि महेश्वर सूत्र के हया वरट से लेकर के
हल तक के हैं, ठीक है, हैबरट से लेकर के हल तक के 10 सूत्र में कहे गए हैं, ठीक है। ये भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया। महस्पर सूत्र में टोटल कितने सूत्र है? 14 सूत्र है। 14 में से 4 सूत्र जो है वो स्वर के लिए कहा गया है। कितना सूत्र है? 4 सूत्र आपके किसके लिए है? स्वर के लिए। 4 सूत्र किसके लिए? स्वर के लिए। तो यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, 4 सूत्र किसके लिए? स्वर के लिए। और बाकी जो 10 सूत्र है वो किसके लिए है? व्यंजन के लिए 10 सूत्र है। 10 सूत्र किसके लिए बच्चों? 10 सूत्र आपका है किसके लिए? व्यंजन के लिए, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, व्यंजन के लिए कितने सूत्र है? 10, और स्वर के लिए कितने हैं? 4 सूत्र है, ठीक है बच्चों। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब हम लोग बात करते हैं व्यंजन के प्रकार। मुख्य रूप से व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं जो महस्पर सूत्र में गिने गए हैं, उसमें 3 प्रकार बताया गया है। कौन कौन? पहला है स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन, ठीक है। चतुर्थ प्रकार है संयुक्त व्यंजन, जो महस्पर सूत्र में परिगणित नहीं किया गया है, महस्पर सूत्र में काउंट नहीं किया गया है। तो यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है एग्जामिनेशन में कि किस जो सूत्र है, व्यंजन है, जिसको महस्पर सूत्र में नहीं गिना गया है। अब आप कहोगे कि सर इतना ज्यादा क्यों पढ़ा रहे हो, जो ऊपर ऊपर पढ़ा के निकल जाओ ना। तो नहीं बच्चों, आपको यह पीजीटी की भी तैयारी करनी है और बीएमएस में चाहे आपको कोई भी एग्जामिनेशन हो, कोई भी वाइवा लेने वाला हो या कोई भी एग्जामिनेशन सेटर हो, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है बच्चों। जो संयुक्त व्यंजन है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है एक मार्क्स से पीजीटी का सिलेक्शन छूटता है। तो जो संयुक्त व्यंजन है, जो महस्पर सूत्र में परिणित होती है, परिगणित नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कौन सा व्यंजन है जो महस्पर सूत्र में परिगणित नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन है जो महस्पर सूत्र में परिगणित नहीं है। तो 3 कौन कौन हो गया? स्पर्श, अंतःस्पर्श, अंतःस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन, ठीक है बच्चों। अब देखिए स्पर्श व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में, ठीक है, स्पर्श समझिएगा, ठीक है, ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं ना हो गया बच्चों। स्पर्श व्यंजन, ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न अवयवों का स्पर्श होता है, ठीक है। स्पर्श मतलब टच, तो विभिन्न अवयवों मतलब टंग का लिप्स के साथ या टंग का पैलेट के साथ, तो जो स्पर्श होने के कारण जो उच्चारण होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है? 25। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एआईपीजीटी एग्जामिनेशन, फॉर एमसीक्यू एग्जामिनेशन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन मतलब जिन वर्णों के उच्चारण के मुख के विभिन्न अवयवों का स्पर्श होता है उसे हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। इसकी संख्या कितनी है? 25। क से लेकर के म तक के जो वर्ण है वो सब इसमें आता है आपका स्पर्श व्यंजन में। स्पर्श व्यंजन में जो स्पर्श में कौन कौन आता है? तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि ये सब आता है, उच्चारित होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्पर्श भी बोलते हैं। काद्यो, म, अवासना, स्पर्शा, ठीक है, जिसको उच्चारण के लिए क आद्य मतलब क वर्ग के आदि जो है उसका जो वासना होता है, वासना जो वासना होता है वो स्पर्शा होता है। उसके उच्चारण जो होती है किसी स्पर्श से होती है। जैसे क से क वर्ग हो गया, क वर्ग में क ख ग घ अंग, च वर्ग में च छ ज झ अंग, ट वर्ग में ट ठ ड ढ न, त वर्ग में त थ द ध न और प वर्ग में प फ ब भ म। ये हो गया आपका। तो ये जो क से लेकर के म तक के जो वर्ण हो गया, व्यंजन वर्ण हो गया, ये स्पर्श व्यंजन वर्ण होता है। टोटल कितने हैं? 25। वर्ग, वर्ग का मतलब क्या होता है? जिसमें 5-5 वर्णों का, इसमें क्या है? 5-5 वर्णों का समूह हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। जैसे कि वर्ग क्या हो गया? जो उच्चारण स्थान जिसका, जैसे कि अकुहा विसर्जनियाना कंठ, तो कु वर्ग का जो उच्चारण होता है कंठ से होता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं? अकुहा विसर्जनियाना कंठ को कंठ्य वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकुहा विसर्जनियाना, ठीक है, अकुहा विसर्जनियाना कंठा बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि इसका उच्चारण जो है वो किससे होता है बच्चों? कंठ से होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? अकुहा विसर्जनियाना कंठा बोलते हैं। ये क वर्ग में आता है। उसी तरह च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, उसका ट वर्ग का मूर्धा है, ठीक है, इसके लिए मूर्धन्य वर्ग बोलते हैं। च वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है इचु स्थाना तालु, इचु स्थाना तालु होता है, ठीक है। ऋतु रसाना मूर्धा होता है, ठीक है, ऋतु रसाना। ट वर्ग का ऋतु रसाना मूर्धा, टू मतलब ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है, ठीक है। लितु लसाना दंता, दंत वर्ण से उच्चारण होता है किसका? त वर्ग का, इसीलिए इसको हम त वर्ग बोलते हैं। प फ ब म का उच्चारण जो होता है वो क्या होता है? उपधुमानिया ओष्ठ, जब उपधुमानियम ओष्ठ मतलब पु वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से होता है, ठीक है, इसीलिए हम इसको प वर्ग कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार सारे वर्गों के जो समूह को अगर 5-5 को अगर कंबाइन करते तो टोटल 25 हो जाएगा। यहाँ पर एक टर्म आती है उदित। उदित का मतलब क्या होता है? ये आप स्वर याद रख सकते हो सूत्र।
कु चु टू तु पु एते उदिता, मतलब उदित हो जाता है। कु चु टू तु पु एते उदिता में होता है, क्या होता है इसका जो ये जो वर्ण है इसका लघु नाम ये है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, उ के साथ अगर इत संज्ञा जुड़ जाती है, उ जो वर्ण है उसके साथ अगर इत संज्ञा जुड़ जाती है तो क्या हो जाएगा, उदित कहलाता है, ठीक है। संस्कृत व्याकरण में अगर कहीं भी कु कहा जाएगा तो उसमें क वर्ग होगा, चु कहा जाएगा तो च वर्ग होगा, टू कहा जाएगा तो ट वर्ग होगा, तू कहा जाएगा तो त वर्ग, उसी तरह से पु कहा जाएगा तो प वर्ग होगा, ठीक है। इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। कहीं कहीं कु हो अश्च ऐसा लिखा रहेगा, कु हो अश्च मतलब कु वर्ग की बात किया जा रहा है, ठीक है। इस तरह से अब व्यंजन में कितने टोटल वर्ण हो गए बच्चों, 33 व्यंजन वर्ण हो गए। कितने टोटल, 33 व्यंजन वर्ण हो गए आपका, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। ये काद्यो अवसाना स्पर्शा, काद्यो अवसाना अपसा जो क्या है स्पर्शा, मतलब स्पर्श व्यंजन में आपका ये हो गया टोटल, ठीक है। स्पर्श व्यंजन में कितने, ये सारा आपका हो गया स्पर्श में। और अंत अस्थ यना, जिसका उच्चारण क्या हो अंत अस्थ हो, उसको क्या बोलते हैं, यना प्रत्याहार के अंदर में आता है, य व र ल। उसका उष्म प्रत्याहार जो होता है सल उष्माना, उष्म प्रत्याहार जो होता है वो क्या होता है सल प्रत्याहार के, जो उसमें स स ह जो है वो आपका क्या है उष्मा है। और संयुक्त क्या है, दो व्यंजन के संयोग से बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं संयुक्ता बोलते हैं, ठीक है। अंत अस्थ व्यंजना, यनो अंत अस्था, यन प्रत्याहार के अंतर्गत जो आने वाला होगा उस प्रत्याहार को हम क्या बोलते हैं अंत अस्था व्यंजन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद उष्मा व्यंजना, सला उष्मना, उस सला उष्माना मतलब सल प्रत्याहार के जो भी वर्ण है, चाहे आपका स और ह है, इसके जो उच्चारण जो उष्म कहे जाते हैं, ठीक है बच्चों। मिश्रित या संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजन वर्णों के मेल से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं संयुक्त या मिश्रित व्यंजन वर्ण बोलते हैं। बच्चों अब जो आपका जो संस्कृत है बीएमएस का, वो पहले जो पुराना ट्रेंड था और अभी के ट्रेंड में बहुत अंतर हो गया है, ठीक है। बहुत डीप आपको जानना पड़ेगा। क और स को अ के साथ मिलेंगे तो अक्ष बनेगा, ये आपका हो गया मिश्रित। अयोगवाहा जो आपका वर्णमाला है या महेश्वर सूत्र में जिस शब्द को वर्ण को हम नहीं पढ़ते हैं, स्टडी नहीं करते, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं अयोगवाहा बोलते हैं। ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ टर्म है कि अयोगवाहा किसको बोलते हैं, जिसमें आपका जो न वर्णवाला में पढ़ते हैं और न ही आपका जो है महेश्वर सूत्र में जिसकी हम स्टडी करते हैं उसको हम अयोगवाहा बोलते हैं। इसमें आपका आता है अनुस्वार आता है, विसर्ग आता है, ठीक है, जीवा मूल्यम आता है और उपधामन्यम आता है। ये चारों जो आपका है ये ना ही तो आपका वर्णवाला में आता है, ना ही महेश्वर सूत्र में आता है। अनुस्वार और विसर्ग के बारे में बात करते हैं तो अनुस्वार और विसर्ग ये सब कुछ आपको पढ़ने के लिए पड़ेगा, जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अनुस्वार तथा विसर्ग, अ ये जो आपका हो गया अ के ऊपर जो हो गया अनुस्वार हो गया, अ विसर्ग हो गया, इत्यच पड़ा वन अनुस्वार स विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग हो गया। अ इत्यच परा वन अनुस्वार स विसर्ग, ये आपका हो जाता है। अ और अ, इसमें अ और अ ये अच के बाद आने के क्रम से अनुस्वार और विसर्ग कहलाता है। अ और अ जो है अच के बाद आता है, आने के कारण क्या होता है इसको अनुस्वार हो गया और विसर्ग कहलाता है, क्योंकि अ के बाद आ रहा है ना। ये देखिए अ के ऊपर आ गया तो अनुस्वार और अ के बाद आ रहा है तो ये विसर्ग हो गया। बालकम, रामम, श्यामम आदि ये सब में जो वर्ड यूज हो रहा है ऊपर में, ये जो बिंदु ये सब यूज हो रहा है, ये सब बिंदु क्या है आपका अनुस्वार है, ठीक है। उच्चारण स्थान इसका अनुस्वारम का उच्चारण स्थान कैसे होता है, नासिका अनुस्वार से, ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नासिका का उच्चारण, नासिका होता है उच्चारण स्थान अनुस्वार का, ये एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया। राम श्यामा ग्राम ये सब में हो गया क्या अकुह विसर्जन याना कंठ, कंठ उच्चारण स्थान हो गया विसर्ग का, ठीक है। उसके बाद आता है जीवा मूल्यम, जीवा ये उच्चारण स्थान भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना जीवा मूल्यम। तो जीवा मूल्यम मतलब क्या होता है, जिसका उच्चारण का स्थान क्या होता है अकुह विसर्जन याना कंठ होता है। उसी तरह से जीवा मूल्यम, जीवा मूल्यम तीसरा विसर्ग हो गया। अनुस्वार और विसर्ग के अलावा जो अयोगवाही में आपका तीसरा क्या होगा जीवा मूल्यम। तो क ख इति कक्षाभ्या प्रगर्ध विसर्ग अधसो जीवा मूल्यम, ठीक है। मतलब क ख के पहले जो आधे विसर्ग के समान लिखा जाता है, किसमें क ख इति कक्षाभ्या प्रग अर्ध विसर्ग अधसो जीवा मूल्यस्यम, क और ख से पहले आधे विसर्ग के समान लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसे हम जीवा मूल्यम वर्ण कहते हैं, ठीक है बच्चों समझ गए। यथा बालक क्रीडति मतलब बालक जो खेलते हैं, बालक खेलति, या इसका उच्चारण कंठ से के नीचे जीवा मूल से होता है।
ये जो जीवा है इसके मूल से इसका उच्चारण होता है, इसीलिए इसका क्या बोलते हैं, जीवा मूल्य से जीवा मूलम बोलते हैं। कुत्वो कुपवो अक प च सूत्र से विसर्ग का विकल्प जो जीवा मूल्यम माना जाता है। उपधमानिया प और फ इति पफाव्या प्राग अर्ध विसर्ग स अदस उपधमनियम। ठीक है, प फ से पहले जो आधा विसर्ग के समान जो लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उपधमनिया बोलते हैं। और जो इसका उच्चारण है जैसे वृक्षा पतति वृक्षा फलति, इसका जो उच्चारण स्थान ओष्ठ है, तो उपधमनिया का जो उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। क्या होता है उपधमनिया का उच्चारण स्थान बच्चों, ओष्ठ आपका जो है उपधमनिया का जो उच्चारण स्थान है वो आपका क्या होता है, ओष्ठ होता है। ठीक है बच्चों, प और फ के बीच में जो आधा विसर्ग की तरह होता है वो आपका हो गया। कार और इफा प्रत्यय, ठीक है, वर्णत कार, संस्कृत व्याकरण में वर्णों में कार प्रत्यय लगा करके बोलना चाहिए। ठीक है, संस्कृत व्याकरण में क्या होता है, वर्णों में कार प्रत्यय जो होता है, किसमें कार प्रत्यय को जोड़ करके हमेशा बोलने की कोशिश हम लोग करते हैं। जैसे यथा, यकार, यथा में अकार जोड़ते हैं, तो यथा अ के साथ कार जोड़ कार हो गया, ककार मतलब ककार हो गया, ख तो खकार हो गया, ग से गकार आदि। तो र में इफ प्रत्यय अगर जोड़ देंगे तो रेफ कहलाएगा, कहना होता है। ठीक है बच्चों, कहना चाहिए। अनुपर्वी पदों का अंतरकर्म, अभी तक यहाँ से क्वेश्चंस आपके नहीं आए हैं, ठीक है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, कार लगा के ही बोलते हैं। ठीक है, अनुपूर्वी या पदों का उत्कर्म जो है किसी भी शब्द या वर्ण में या किसी में व्यवस्थित रहने के कारण कर्म का नाम क्या होता है, अनुपूर्वी होता है। जैसे बालक शब्द में 6 वर्ण है, बालक को अगर तोड़िएगा तो क्या हो गया, बू आ ल अ क अ। और राम शब्द में 4 वर्ण है, तो ये आपका ये सब जो हो गया, ये क्या हो गया आपका अनुपूर्वी हो गया। ठीक है, तो आपसे पूछा तो नहीं गया है और चांसेस भी नहीं है, क्योंकि जो संस्कृत की एक्सपर्टाइज एग्जामिनेशन होती है वहाँ यहाँ से आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो बालक और राम के अंत में आकार है, क्या है, बा आ, आकार है ना, अरे बालक में आ है तो आकार हो गया, राम में आ है, राम में ये जो है आ है ना, तो यही यहाँ जो हो गया आपका आकार हो गया, तो ये आकारांत शब्द है। ठीक है, आपको आकारांत पुल्लिंग आकारांत पुल्लिंग ऐसा लिखा रहता है ना, बालक शब्द में बालक आकारांत पुल्लिंग है ऐसा करके, तो इसी प्रकार हरि का भी स्त्रीलिंग में इकारांत है। हरि में देखो अकारांत इकारांत का जो कंसेप्ट है यहीं से आती है, ये देख लो, बालक में ये जो आ है तो ये आकारांत हो गया, समझ गया। इसी प्रकार हरि में ई है, ई समय दिख रहा है ई, तो ये क्या होगा, इकीरांत, क्या होगा, इकारांत हो जाएगा। जीवा मूल्य में क ख इति भाई ये जो जीवा मूल्यम हो गया, भानु गुरु शिशु में ये क्या है, ऊ है ना, उकार है ना, तो ये आपका हो गया उकारांत। ठीक है, ये आपको जब संस्कृत जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना तो इसको इस बात का इम्पोर्टेंस आपको यूज होगा। पितृ भातृ मातृ ये में रिकारांत हो गया, इसमें क्या है, रिकारांत शब्द हो गया। ठीक है, राजन आत्मन ये सब जो है इसमें क्या आदि में नकारांत है, न है ना, राजन आत्मन में तो नकारांत है। मानस पयस यशस आदि में सकारांत है, स है तो ये आपका क्या हो गया, सकारांत हो गया। सरित जगित में क्या हो गया, तकारांत हो गया। इतना डीप आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ क्योंकि संस्कृत में आपको ये आकारांत इकारांत, ठीक है, आपका ये आएगा ही। आकारांत मतलब जिसमें आकार हो उसमें, तो बालक में आकार है। उसके बाद देखिए जो इकारांत में क्या है, हरि कवि रवि ऋषि किपि, ये उसमें क्या हो गया, इकारांत हो गया। जीवा मूल्यम तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भानु गुरु शिशु ऊ समय आ रहा है, तो ये जो ऊ जो आएगा, ये सब जो ऊ जो आता है इसके कारण क्या हो गया, उकारांत हो जाएगा। उसका पितृ भातृ मातृ तो रिकारांत हो गया। राजन में न है तो नकारांत हो जाएगा। ठीक है, मानस पायस स है तो ये सकारांत हो जाएगा। ठीक है, और सरिता जगिता में तकारांत हो गया। तो इससे ज़्यादा डीप आपका संस्कृत होता ही नहीं, पूरा डीप एंड डीप बता दिया मैंने आपको। ठीक है बच्चों, उसके बाद अपन आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं वर्ण इधर स्वर दिया गया है, इधर व्यंजन आपका दिया गया है। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग महेश्वर सूत्र देखेंगे। यहाँ पर वर्ण में हस्बा दीर्घा पुलुता, जो आपको मैंने बताया हस्बा दीर्घा पुलुता बता दिया। आयु ये हो गया हस्बा का एग्जाम्पल, दीर्घा का ये हो गया, पुलुता का आपका ये हो गया। व्यंजन में आपका 4 तरह के व्यंजन हो गए, इसमें आपका स्पर्श में क से म तक 25, अंतःस्थ में यन प्रत्याहार आएगा, 4 वर्ण हो गया। उसमें सल में 4 वर्ण हो गया, और संयुक्त व्यंजन में 6 तरह और ज्ञ आदि हो गया। ठीक है बच्चों, तो इतना ही आपका है आज के लेक्चर में। कुछ समझने में दिक्कत हो तो ज़रूर पूछिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।